वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ व्हाट इज़ गेमर। और आज हम करने वाले हैं डेथ नोट पार्ट 2, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है। सभी पार्ट बहुत अमेजिंग है, पर ये भी बहुत अमेजिंग। तो देखिए और मज़े करिए। तो गाइस सुनिए। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बढ़ते हुए मर्डर्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ये केस एल को दिया जाता है, जो बहुत ही क्लेवरली ये पता लगाता है कि मर्डरर जापान के कैंटो रीजन में रहने वाला है और लोग उन मर्डर्स के पीछे छिपे हुए पर्सन को कीरा नाम से एड्रेस करने लगते हैं। अब आगे पुलिस डिपार्टमेंट और एल मिलकर जब केस को डिस्कस कर रहे होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का एक मेंबर सारे मर्डर्स की टाइमिंग शेयर करता है। जो टाइमिंग सुनने पर एल ये कंक्लूड करता है कि कीरा जरूर एक स्टूडेंट है, क्योंकि मोस्टली सारे मर्डर स्कूल टाइमिंग के बाद होते हैं और वीकेंड पर मर्डर काउंट भी इंक्रीज हो जाता है। एल ये भी समझ जाता है कि कीरा वर्ल्ड को जस्टिस दिलाना चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ क्रिमिनल्स को मार रहा है। Does anyone else have something they'd like to add? Yes, sir. What is it, Matsuda? Well, I'm not saying this to support Kira or to condone the murders, but in the last few days throughout the world, but especially here in Japan, we've observed a dramatic decrease in the number of violent crimes committed. कॉन्फ्रेंस के खत्म होने से पहले एल पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसे डाटा अवेलेबल कराया जाए कि क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स और उनकी फोटोज पब्लिक में किस मीडियम के थ्रू अवेलेबल कराए जा रहे हैं। लाइट अपने रूम में बैठा अपनी सिस्टर सायो को मैच प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करा रहा होता है कि तभी उसे अपने फादर के वापस आने की आवाज़ सुनाई देती है। डिनर के टाइम लाइट अपने फादर से पूछता है कि क्या वो ठीक हैं, क्योंकि वो बहुत थके हुए लग रहे होते हैं। उसके फादर बताते हैं कि वो नए केस को लेकर थोड़े परेशान हैं, जिससे उनका मतलब होता है कीरा केस से। Is everything okay, Dad? You look tired. Yeah, I'm not able to say too much about it, but this case I'm working on now is really tough. रियूक लाइट से पूछता है कि उसके फादर पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, क्या तभी वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा। लाइट बोलता है कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो अपने फादर के कंप्यूटर को आसानी से हैक करके सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स को अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकता है, जिससे पूरी इन्वेस्टिगेशन पर वो नजर रख सकता है। लाइट को जब ये पता लगता है कि डेथ की टाइमिंग की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट और एल किसी स्टूडेंट को कीरा समझ रहे हैं, तब वो क्रिमिनल के नाम लिखने के साथ साथ डेथ की टाइमिंग भी लिखना शुरू कर देता है, जिससे उस पर किसी को सस्पिशन ना हो। पुलिस डिपार्टमेंट को जब ये पता लगता है कि 23 क्रिमिनल्स और मारे जा चुके हैं, और वो भी हर घंटे एक क्रिमिनल, तब उनका सस्पिशन कीरा के स्टूडेंट होने पर से हटने लगता है। तभी एल पुलिस डिपार्टमेंट को बताता है कि वो मेन पॉइंट को मिस कर रहे हैं। एल बताता है कि कीरा हमें ये मैसेज सेंड करना चाहता है कि ना वो पर्सनली प्रेजेंट हुए बिना किसी को मार सकता है, वो डेथ की टाइमिंग्स भी कंट्रोल कर सकता है। I believe Kira is telling us that not only can he kill from a distance, but he can also determine the time of death. एल आगे बताता है कि न्यूज में बंद हुए क्रिमिनल्स को मारने की जगह जेल में बंद हुए क्रिमिनल्स को मारकर कीरा हमें ये बताना चाहता है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट की इन्फो को भी हैक कर सकता है। This can only mean that Kira has access to police information. It's obvious now. This is a direct challenge to me. अब रियूक लाइट से पूछता है कि उसके अलग अलग टाइम पर किए गए 23 किलिंग्स की वजह से एल को ये पक्का पता लग जाएगा कि उसके पास पुलिस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का कोई तरीका है। तो लाइट रियूक को बताता है कि इसी वजह से एल पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों पर शक करने लगेगा और उन्हें इन्वेस्टिगेट करने लगेगा, और पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स एल पर शक करने लगेंगे, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। और इसी वजह से अगर पुलिस डिपार्टमेंट एल को कस्टडी में ले आएगी, तो उसके लिए एल को एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। अब होता भी कुछ लाइट के प्लान के अकॉर्डिंग ही है। एल वतारी के थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे मेंबर्स और उनके क्लोज जो भी लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है, और दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट के 3 मेंबर्स कीरा के डर से रिजाइन कर देते हैं। Sir,
The truth is, we could be killed by Kira at any time. For these reasons, we refuse to continue working this case. Excuse us, Chief. Hey! Stop! All of you! Hold it right there! अब लाइट अपने घर जा रहा होता है तो र्यूक उसे बताता है कि कोई है जो उसे फॉलो कर रहा है, जिससे लाइट बहुत टेंशन में आ जाता है। You're being followed by another human. He's watching you right now. घर पहुंचते ही र्यूक लाइट से पूछता है कि क्या उसे पता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसके पास डेथ नोट है और एक शिनिगामी में क्या फर्क होता है, और एक शिनिगामी अपनी डेथ नोट में लोगों का नाम लिखता ही क्यों है। लाइट के मना करने पर वो उसे बताता है कि कोई शिनिगामी किसी ह्यूमन का नाम डेथ नोट में लिखता है तो उस ह्यूमन की बची हुई लाइफ शिनिगामी की एज में ऐड हो जाती है, पर जब कोई ह्यूमन डेथ नोट में किसी का नाम लिखता है तो फिर भी उसकी लाइफ उतनी ही रहती है। और सेकंड डिफरेंस जो शिनिगामी और ह्यूमन में होता है वो ये होता है कि जो शिनिगामीज की आईज होती है उसमें कुछ ऐसी पावर्स होती है जिससे उन्हें हर ह्यूमन के सर के ऊपर उनका नाम और उनका लाइफ स्पैन दिखाई दे सके। Shinigami can tell what a person's name is by just looking at their face. We know instantly. And do you have any idea why? Because through a Shinigami's eyes, a human's name can be seen above their head. Not only that, we see their lifespan as well. Their name and lifespan? और अगर कोई ह्यूमन जो डेथ नोट को पोजेस करता है चाहे तो शिनिगामीज की आइज को भी पोजेस कर सकता है, लेकिन डील ये होती है कि ऐसा करने पर उसे अपनी बची हुई लाइफ का हाफ हिस्सा शिनिगामी को देना पड़ेगा। If I had that power, the Death Note would only be easier to use. So, what'll it be, Light? Is it a deal? और यहाँ खत्म होती है हमारे डेथ नोट की एपिसोड 3 की स्टोरी। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करना, और मिलते हैं अपने वीडियो पार्ट 4 पर। तो बाय बाय गाइस।